आज आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा फहराया जाता है। इससे पहले क्या सांप सूंघा हुआ था इनको? क्यों नहीं आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा कभी फहराया गया? कर्तव्य का भान ही नहीं है, वही है कहेगा कि भारत का व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। तो मानिए कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उनकी धूर्तों को अकल आ रही है। हम तो चाहते हैं कि सभी को अकल आए। अगर किसी धर्म में कोई नीच होता, मैं इस स्टेटमेंट को खारिज करता हूँ। मैं तो किसी भी धर्म में कोई नीच नहीं होता, नीच हर धर्म में मिलते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नोटबंदी हुआ था, कहा गया लाइन में लगिए तभी आप राष्ट्रवादी हैं। जीएसटी लागू हुआ, कहा गया लाइन में लगिए तभी आप राष्ट्रवादी हैं। 15 अगस्त 75 साल पर कहा गया कि आप तिरंगा फहराएंगे तभी राष्ट्रवादी है। क्या ये सरकार मुसलमानों का राष्ट्रवाद चेक करते करते इस देश के तमाम लोगों का राष्ट्रवाद चेक कर रही है? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबका। मेरे साथ खास मेहमान हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और अपने नाम में ये भारतीय लगाते हैं। तिरंगा लेके आए हैं। क्या तिरंगा जो आज नहीं घर पर लगाया होगा वो देशद्रोही है? नमस्कार देशवासियों, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। सबसे पहले तो आप ये देखिए और इसे पहचानिए और सब जानते हैं। अब मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं, इससे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। कल रात में सिग्नेचर ब्रिज से पीतमपुरा अपने रिहायश की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में आउटर रिंग रोड काफी व्यस्त रहता है, बहुत सी गाड़ियां वहां आती जाती हैं। तो बीच अपना परिचय तो दे दीजिए सर जनता सुनील को। शर्मा भारतीय मेरा परिचय है। सुनील शर्मा भारतीय, फिर से बोल रहा हूं, सुनील शर्मा भारतीय मेरा नाम है। लगभग 1 साल बाद मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। अब मैं तिरंगे की बात करता हूं। इन्होंने तिरंगे से शुरुआत की है। हमारा देश भारत माता की जय बड़े गौरव से, और हमारे जो फौजी हैं जो बॉर्डर पर हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, शहादत देते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, भारत माता की उद्घोष करते हैं, भारत माता की जय करते हैं, और वो एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है। और भारत माता की जय के नारे लगवाए जाते हैं। और ये कुछ कुटिल लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये भारत माता की जय के नारे इसलिए भी लगवाते हैं कि ये दूसरे संप्रदाय को, यानी नॉन हिंदू संप्रदाय को और खास तौर पर मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए उनको टीज करते हैं। किसी को भारत माता से दिक्कत है? अरे सुनिए तो सही, हम आ रहे हैं। तो भारत माता का आंचल है यह तिरंगा। कल जब मैं उस रोड से गुजर रहा था तो बीच सड़क में ये मुझे गिरा हुआ मिला। 500 मीटर में लगभग आगे निकल गया था, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। मैंने गाड़ी वहीं लगाई साइड पे, और ट्रैफिक के बीच में से चलते हुए मैंने तिरंगा उठाया। तो मेरी आप सभी देशवासियों से अपील है, आज आप सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, तिरंगा फैलाया। देश की सच्चे नागरिक होने के नाते आपने तिरंगे का मान सम्मान किया। लेकिन अब आपका फर्ज ये भी बनता है कि यदि राह में आपको कहीं ये पड़ा हुआ मिल जाए तो इसे उठा के सिर माथे लगाइएगा, इसका सम्मान कीजिएगा। ये भी आपका फर्ज बनता है। ये तो ऐसी नौबत क्यों आ गई कि कभी, अभी तो वीडियो आ रहा है कचरे के डब्बा में तिरंगा घूम रहा है, बीजेपी दफ्तर में तिरंगा बिक रहा है। इस राष्ट्रवाद का ये डेफिनेशन आपको पसंद आया? मुझे तो भाजपा का जो कुटिल नीतियां होती हैं, और जब ये उसको राष्ट्रवाद का आवरण उड़ा के पेश करते हैं ना, मुझे वही दिक्कत हो जाती है भाजपा से। कैसे कुटिल नीति? कैसे है कुटिल नीति? ये है कि आज 75 साल हो गए आजाद हुए, आज आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा फहराया जाता है। इससे पहले क्या सांप सूंघा हुआ था इनको? क्यों नहीं आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा कभी फहराया गया? अब हो क्या रहा है मैं बता देता हूं। इसके पीछे की कुटिल नीति क्या है? क्या है? एंटी बीजेपी माहौल बन चुका है। कहाँ? पूरे देश में है। क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या बात कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। आप लोग रिपोर्ट नहीं करते? हाँ, आप रिपोर्ट करिए, कितनी अशांति है। मोदी जी ने 2025 का टास्क दे दिया है कि आप लोग कर्तव्यनिष्ठ बनिए, मोदी जी राष्ट्रवादी बनिए। इस देश की जनता को उन्होंने टास्क दिया है। संबित पात्रा का ये ट्वीट है, मैं दिखा रहा हूं सर, कहां भरम में जी रहे हैं आप। मुझे ना भाजपा 2025 के लिए उन्होंने होमवर्क दे दिया है पब्लिक को। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, ये देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूं, वो 5 प्रतिज्ञाएं की है उन्होंने, जो प्रधानमंत्री इस बार इंप्लीमेंट करेंगे। वो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, शेयर किया है, मैं वही कह रहा हूं। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है। ये 5 ट्वीट जो है वो बहुत प्रमुख है, और उन्होंने कहा है कि इस देश के नागरिकों को कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। अपने अधिकार की बात तो वो करते हैं, लेकिन ये देखिए, ये आ गया मेरे पास। 5 प्रण लिए प्रधानमंत्री ने। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। आप लोगों में कर्तव्य की भावना नहीं है, भारतीय नागरिकों में। ये प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले से कहा है। ये कोई किंग कर्तव्य मूढ़ व्यक्ति ही बोल सकता है कि कर्तव्यनिष्ठ नहीं है भारत का व्यक्ति।
आपकी बात का जवाब दे दिया मैंने शुद्ध हिंदी में, सरल शब्दों में बता दूं। हाँ बताइए। जो कर्तव्य विहीन है, जिसे कर्तव्य का भान ही नहीं है, वही है कहेगा कि भारत का व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। कर्तव्य का पालन सभी करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हमें अपने अधिकारों की बातें तो पता होती हैं, हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। लेकिन ये मोदी जी के कहने से कर्तव्यनिष्ठ बन जाएंगे, इससे पहले से ही है भैया। इस भारत देश से मोदी जी है, मोदी जी से भारत पैदा नहीं हुआ। कैसे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 88 मिनट तक आज उन्होंने भाषण दिया है। लंबी लंबी फेंकने में महारत तो है उनको। कैसे कहें, और उन्होंने कहा कि 2005 बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी, किसानों की आय दोगुनी, ये सारे वादे थे जो मुकम्मल हो गया, हर सबको घर मिल गया 2022 तक। मैं पिछले 20 साल से किराए के घर पे रह रहा हूँ। आप? मेरा तो आया बना नहीं अभी तक घर। नहीं तो उनके लिए है ना जिनको आवास नहीं होगा। तो मेरे पास भी आवास नहीं है भैया। क्यों? मैंने किसकी बहस खोल ली? मुझे क्यों नहीं मिल सकता आवास? मोदी जी ने आज जो कहा भाषण आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने मोदी जी को आज सुना ही नहीं। क्यों? दैवीय शक्ति कुछ ऐसी हुई कि आज मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं था, मैं टीवी नहीं लगा पाया। तो शायद कुदरत ने मुझे कुछ बेकार चीजों से दूर रख दिया। आप लोग इतना नफरत करते हैं इस देश के? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मोदी जी से बहुत मोहब्बत करता हूं। उन्होंने एक ऐसी क्रांति को जन्म दे दिया है कि लोगों को पता ही नहीं लगता था कि कैसे राजनेता बेवकूफ बनाते हैं। अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया। कैसे? और राजनीति का अभी तक छुपा हुआ इस्तेमाल जो होता था ना, जो पहले की भूतपूर्व सरकारें करती रही थी कि राजनीति आप लोग शर्मा जी से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिकों को कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सर अजय शर्मा जी? एक बात बताइए, मैं ना तो मोदी जी का पीआरओ हूं, ना मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। हाँ। कि मोदी अरे आप इस देश के नागरिक हैं ना। मैंने पहला जवाब दे तो दिया भाई, कर्तव्यनिष्ठ है, भारत के लोग कर्तव्यनिष्ठ है। साबित कीजिए। कैसे साबित कीजिए? किसको करना है? मोदी जी को साबित करना होगा, बीजेपी को साबित करना होगा। जैसे मोदी जी ने कहा तिरंगा फहराइए, तो फहराए ना। हाँ, मैं इसका जवाब मोदी जी ने सुनिए इसका जवाब देता हूँ। मोदी जी ने तिरंगा फहराने का ये आह्वान क्यों किया था? कि इनकी भद्द पिट रही थी पिछले काफी टाइम से आरएसएस को लेके कि ये भगवा, और पीछे इन्हीं के एक मंत्री ने, इंद्रेश कुमार नाम है शायद उसका, वो तो आरएसएस के। सुनिए तो सही, है तो भाजपा का ही ना। तो मंत्री नहीं है वो। अरे चलो नेता तो है इनका, आरएसएस के का वो नेता है। आरएसएस और भाजपा क्या है? भाजपा की आत्मा ही तो है। आरएसएस अलग है, भाजपा अलग है। आत्मा है, जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं वैसे ही है ना। बिना आत्मा के तो शरीर खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आरएसएस आत्मा है, भाजपा शरीर है। अब इन्होंने पिछले शायद एक महीने पुरानी बात है, जब इसने बकवास किया था, मैं लिटरल ये शब्द बोल रहा हूँ और माफी चाहूंगा इस निम्न स्तर के शब्द को प्रयोग करने के लिए, कि बकवास किया था उस व्यक्ति ने, कि ये कहा था कि तिरंगा की बजाय अब भगवा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए मोदी जी तो बहुत तेज तर्रार आदमी है। उन्होंने झट से राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट के, उनको पता था कि तिरंगे के नीचे तो सभी लोग आ जाएंगे, किसी भी जाति संप्रदाय, धर्म संप्रदाय के, किसी भी पार्टी के लोग होंगे, वो तिरंगे के नीचे आ ही जाएंगे। तो उन्होंने झट से इसका क्लेम ले लिया कि तिरंगा। लेकिन अब तो आरएसएस ने भी फहरा दिया सर तिरंगा। ये शर्म तो आरएसएस को आनी चाहिए। 75 साल हो गए, क्यों नहीं फहराया था? अब तो मानिए कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उनकी धूर्तों को अकल आ रही है। हम तो चाहते हैं कि सभी को अकल आए। और हम तो एक बात और कहते हैं, हमने क्या मुहिम चलाई है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमने तो ये मुहिम चलाई थी कि भारतीय तिरंगा ध्वज वही फहराए जो भारतीयता की शपथ ले। और भारतीयता की शपथ क्या है? आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, यदि भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं। और आप मेरे साथ लोगे भारतीयता की शपथ? हमारे लिए भारत मतलब संविधान की, संविधान भारतीयता की शपथ लोगे? आपका मन गदगद हो जाएगा जब मैं शपथ दिलाऊंगा। बताइए बताइए। मैं आपको शक है कि मैं भारतीय नहीं हूं? नहीं, मुझे क्यों शक है? मैंने तो शपथ की क्या बात, मैं इस देश के संविधान को मानता हूं। गर्व से कहो, हम भारतीय, हमने मुहिम छेड़ी हुई है जिसमें भारतीयता की शपथ दिलाते हैं। और हमने ये भी कहा था कि तिरंगा वही फहराए अपने घर पे जो भारतीयता में यकीन करता हो। अब ये आप नया फॉर्मूला है। तो मोदी जी कह रहे हैं तिरंगा फहराओ तो भारतीय हो, आप कह रहे हैं शपथ लो तो भारतीय हो। नहीं, मतलब सबको सर्टिफिकेट जेब में रख के चलना पड़ेगा। शब्दों का हेर फेर ना करिए। मैंने कहा कि तिरंगा वही फहराए जो भारतीयता में यकीन करता हो। तो आपको लगता है कोई भारत में ऐसा है जो भारतीय नहीं है? बहुत सारे ना, हमारे को ऐसे लोगों से साक्षात्कार और उनके साथ हमारा कन्फ्रंटेशन आए दिन हो रहा है जो भारतीयता की शपथ उनको दिलाते हैं तो शपथ ही नहीं लेते वो। नहीं तो ये आप तय कर रहे हैं ना, मैं राष्ट्रगान का सम्मान करता हूं, मैं संविधान का सम्मान करता हूं, मैं तिरंगे का सम्मान करता हूं। और ये बात मुझे किसी को बताना नहीं है, मैं करता हूं। बस आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैंने क्या पूछा? आप ही ने पूछा। और आप लेकिन भारत का मतलब संविधान है। संविधान जो है, अगर इस देश में संविधान लागू है,
जो उस संविधान को मान रहा है वो इस देश का नागरिक है, उस देश का सम्मान। आपको फिर शायद भूल गए हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहले तो सबसे पहले भारतीयता की शपथ सुन लीजिएगा। हम जन जन तक ये मुहिम पहुंचा रहे हैं और करोड़ों लोग इस शपथ को रोज ले रहे हैं। वो शपथ क्या है? मैं सुनील शर्मा भारतीय होने के नाते किसी के भी साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। ये तो संविधान का प्रियम्बल है। हाँ। तो उसके बाद और मैं भारत का संविधान को पूर्ण सम्मान दूंगा और उसका पालन करूंगा। एक सिंपल सी शपथ दिलवाते हैं और अपने स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। फेसबुक पर सर्च करिएगा भारतीय नाम कोई कुछ भी जोड़ ले तो फिर मैं नाम रख लूं अपना अंबानी अडानी, इसका मतलब तो कि मैं भारतीय नहीं हूं। अंबानी क्या एक ही है? कई अंबानी होंगे क्या? सारे के सारे तो आप मतलब ये शर्त यही तो बीजेपी आरएसएस कह रही है ना कि धीरे धीरे होता क्या है। सबसे पहले आप फिर उसके बाद हम ना समझाते हैं कि भारतीयता है क्या। जब आप शपथ लेते हो तो फिर आप उसको जीना शुरू करते हो। जो अमेरिका में रह रहा है वो भारतीय नहीं है। भारतीय अगर वो किसी के भी साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करेगा, जो भारत में पैदा हुआ व्यक्ति है, किसी के भी साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव करेगा तो वो सच्चा भारतीय। कौन लोग कर रहे हैं सब भेदभाव? समाज में देख लो, मुझसे ज्यादा तो आप रहते लोगों के। कौन करता है? वही तो पूछ रहा हूँ ना। सभी करते हैं एक दूसरे से। कोई ऊंची जाति वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, कोई निम्न जाति वाला ऊंची जाति वाले को गाली देता है। मैं तो कहता हूँ आप किसी को कोई ऊंची जाति वाला तो सुन लो, मैं तो जातिवाद को ही जहर मानता हूँ। मैं मान लिया शर्मा, एक बात बताइए, मैं आपको नीच जात समझूं तो आप मेरा सम्मान करेंगे? आप नीच जिसको जो अपने आप को ऊंची जात का समझते हैं वो किसी को नीची जात का करे तो नीची जात का आदमी उसके साथ क्या करे? आप किसी को जूता मारेंगे तो आपको क्या करेंगे? मुंह तोड़ जवाब। तो फिर नीची जाति जिसको कहा जा रहा है वो कैसे दोषी है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो अगर किसी धर्म में कोई नीच होता, मैं इस स्टेटमेंट को खारिज करता हूँ। मैं तो किसी भी धर्म में कोई नीच नहीं होता, नीच हर धर्म में मिलते हैं। नहीं, आपकी नीच की परिभाषा क्या है? मैं तो ऐसे काम करे, मैं तो ऐसे धर्म ग्रंथ जानता हूं जिसमें ऊंच नीच की बात लिखी हुई है। मैं तो उस धर्म ग्रंथ को मानता ही नहीं। मैं मानता ही नहीं ऐसे धर्म ग्रंथ को जो इंसान को इंसान से भेदभाव करना सिखाता है। अरे सर, तो मैं वही कह रहा हूं ना, इस देश का जो संविधान है वो जब लागू हुआ तो उससे पहले मनुस्मृति लागू थी। कब लागू थी? अरे सर, जब भारत का संविधान, उससे पहले तो वो था, ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था। अरे सर, ब्रिटिश जब मैकाले आया है, जब उसने हिंदू कोड बिल लाया, ठीक है, तब तक इस देश में जो व्यवस्था थी ना सर, वो मनुस्मृति के हिसाब से चलती थी। सती प्रथा थी, बाल विवाह था। सती प्रथा को किसने हटाया था? किसने हटाया था? आप बताओ, मेरे से ज्यादा ज्ञानी आप। अंग्रेजों ने हटवाया सर। अच्छा, उसको शुरू किसने किया था? किस बात का? सती प्रथा का विरोध किसने शुरू किया? सती प्रथा का विरोध उस समय के तमाम सोशल रिफॉर्मर कर रहे थे। उसमें राजा राम मोहन राय भी थे, जिनकी भाभी को जब जलाने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रथा गलत है, तो हटाया अंग्रेजों ने। मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या कानून। आप अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे हो? नहीं, मैं खराब चीज के कानून कब बदले उसकी बात बता रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने खराब कानून बदल दिए। हाँ। और बाकी उनके कानून अच्छे थे। किनके? अंग्रेजों। मैंने कब कहा? फिर आपने मुझसे कब पूछा? तो कोई भी सत्ताधीश जब होता है ना, सुनिए, जब भी कोई सत्ताधीश होता है वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है। उसको कंट्रोल चाहिए होता है लोगों के ऊपर। राजनीति है ही उसी का नाम, सत्ता पे आना, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। हर प्रकार का राजा व्यक्ति जिस भी तरीके का है। नहीं, तो आप अंग्रेजों ने जो सती प्रथा हटाया, जो बाल विवाह हटाया, इसके आप खिलाफ थे। मैं तो बहुत खुश हूँ उस बात को लेके कि ये तो हम लोग वही आकलन कर, यही तो कह रहा हूँ ना सर, हम एक किसी भी राजा का, किसी भी दौर का आकलन करते हैं कि किसमें सही काम हुआ। अभी मोदी जी का दौर चल रहा है। हाँ। मोदी जी के कामों का भी आकलन होगा कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, जीएसटी से क्या फायदा हुआ। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी कह देंगे कि हम सही है तो सही हो जाएंगे। नोटबंदी को कितने साल हो गए? 2016 में हुई थी। हाँ, 6 साल हो गए। हाँ। अभी आकलन अभी तक हुआ नहीं है। आप कह रहे हो आकलन करेंगे। हमें तो लग रहा है अच्छा फैसला था वो। सारे अमीर लोगों का पैसा जब्त हो गया, गरीब लोगों के पास पैसा पहुंच गया। आज भी ना अमीरों का पैसा अमीरों के पास ही है, गरीब और गरीब हो गया। उनके घर की जो दौलत थी ना, जमा पूंजी, जो 20-20 साल से 15-15 साल से जो घर की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने थोड़े पैसे करके जमा किए, वो सारे चले गए। लेकिन नोटबंदी तो मास्टर स्ट्रोक है। आप मीडिया को देखिए, नोटबंदी से क्रिमिनल आतंकवाद की कमर टूट गई। अच्छा, हाँ, आतंकवाद की कमर टूट गई। हाँ। अभी कुछ हमारे जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में। एक बेचारा गरीब उधर हॉकर था, जो शायद बिहार की पृष्ठभूमि से आता है, अभी मारा गया। 2 दिन ही तो हुए, आतंकवाद तो खत्म हो गया। आप कश्मीर में प्लॉट लेके दिखा दो मुझे, और मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी प्लॉट लेना चाहता हूँ। क्या हम ले सकते हैं प्लॉट वहां? क्यों है? 370 हट गया, प्लॉट क्या पूरा कश्मीर खरीद लीजिए, पैसा है तो। ये आप क्या, तो अब तो मोदी जी ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि आप एयरपोर्ट खरीद सकते हैं, रेल खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां खरीद सकते हैं, और क्या चाहिए? तो ठीक है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो मोदी जी को भी खरीदा जा सकता है।
तो जिन्होंने खरीद लिया उनसे ऊंची बोली लगाने वाला कोई आएगा तो मोदी जी को खरीद लेगा। कैसे मोदी जी तो प्रधानमंत्री कैसे बिक सकते हैं? हमारे ये आप ही लोग चलाते रहते हो मीडिया में आए दिन कि जी अंबानी अदानी ने खरीदा हुआ मोदी को, मोदी उनका एजेंट है, सारे उन्हीं के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होती है, दूसरा बेचारा कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। ये सब सोशल मीडिया में चलता रहता है ना। ये नहीं, हमने कहा कि मोदी जी ने जो व्यवस्था लागू की है कि आप कोई भी कंपनी खरीद सकते हैं, आप इससे सहमत है? सहमत है। इससे पहले ना मूल प्रश्न ये है कि कोई भी सरकारी संस्थान बनाया किस लिए गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था, ये सवाल भी बहुत जरूरी है। और सरकारी संस्थान जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, और जो नहीं सही परफॉर्म कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, तो उनको सही करना चाहिए था ना। क्योंकि तो आपको लगता है कोई कंपनी चला रहा है बेवकूफ है, जो कंपनी घाटे में होगी उसको खरीद लेगा? प्राइवेट सेक्टर का आदमी कंपनी चला रहा होता है तो बेवकूफ थोड़ी होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहा होता है। तो सारी कंपनियां वो बेची जा रही है जो भारत सरकार को फायदा दे रही थी, तो फिर बेवकूफी हो रही है ना। यही तो कुकृत्य है, यही तो कुकर्म है। आप उनको बेच देते तो चलो समझ आती कि जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, आप उन कंपनियों को बेच रहे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन इस देश का जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, और उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मुझे तो नहीं, वो मोदी जी के साथ हैं। आपको नहीं पता है? मुझे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 295 जज बने, उसमें सिर्फ 5 SC ST OBC के लोग हैं, सारे ब्राह्मण जज बनते हैं। आपको नहीं पता है? आप शायद मेरे पास ना आपके इसका उत्तर होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा। हाँ, मैंने ऐसी अपनी, आप नहीं मानते कि इस देश में ब्राह्मण समाज पढ़ाई लिखाई, मंदिर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में सबसे आगे हैं? मुझे क्या आकलन, मुझे किस तरीके से देखते हो आप? सुनील शर्मा भारतीयों को कैसे देखते हो आप? अरे भारत में एक जाति प्रधान देश है सर। सुनील शर्मा भारतीय को आप क्या देखते हो, पहले ये बताओ। मैं तो आपको भारत का नागरिक मानता हूँ। अभी आपने ब्राह्मण कह के इंट्रोड्यूस कराया था ना। अरे आप ब्राह्मण समाज से हैं, आप नहीं मानते हैं? मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ। हाँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी आंखें खुली थी गरीबी में, एक झोपड़ी में पैदा हुआ था मैं, दिल्ली जैसे शहर में रहकर। होश संभाला, मेरे ख्याल 5-7 साल के बच्चे को होश आ जाता है। अब मात्र 2 मिनट लूंगा, सुनिएगा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, होश संभालते ही ना, खाने के वांदे थे, पहनने के तो लाले थे, ऐसी स्थिति देखी थी। स्कूल में गए और मेरा ख्याल मेरी आज 48 ईयर्स की एज है। 88 में मैंने 8th पास की थी। 86 में घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तो मेरी माता जी ने मुझे कहा कि स्कूल में जरा एक दरखास्त दे दे कि ये जो फीस है ना माफ हो जाए। और फीस थी मात्र उस समय 10 रुपया। तो मैंने वो ना अर्जी नहीं दी। उस वजह से मुझे घर से थोड़ी सी डांट डपट सुननी पड़ी। वो पूछा मेरे पिताजी ने, पहले तो गुस्से में मुझे डांट दिया, फिर उन्होंने पूछा क्या वजह। मैं कहा मुझे ना फीस माफ करवाना अच्छा नहीं लगा, मैंने इसलिए नहीं किया। मतलब जो फीस माफ करवाते हैं वो गलत है? अपनी बात बता रहा हूँ ना, यहाँ गलत और सही का आकलन मत कीजिए। हर बात को गलत सही से तो नहीं तोला जा सकता ना। मैं तो कैसे तोला जाएगा? अरे सुनिए तो सही, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा चुपचाप सुनिएगा, पेशेंस रखा कीजिएगा। मैंने वो नहीं किया, फिर बढ़ता चला गया आगे। 12th पास कर लिया, बड़ी जगह पर जाने की इच्छा थी, नहीं जा पाया क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे थे, ना हमें कोई विशेष सुविधा प्राप्त थी। विशेष मतलब रिजर्वेशन नहीं था, है ना, हमारे लिए कहाँ है। अगर आप मुझे उस समाज से देखते हो तो। फिर भी मैंने ना फैक्ट्रियों में जाके झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, चाय पानी पिलाया, मशीनों पर काम किया, साथ साथ अपना एक 2 साल का मशीन ऑपरेशंस का एक डिप्लोमा भी किया। अब मेरे एक सवाल का जवाब। अरे सुनिए ना सर, आप फैक्ट्री में चले, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आज की तारीख में सुनो, मेरी जान मेरी बात सुनो। उसके बाद मैं 30-35 साल का मैं अपने आप को रगड़ता आज इस स्थिति में हूँ। अरे शर्मा जी, एक अच्छे भले जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। अरे शर्मा जी सुनिए ना, एक बात संघर्ष किया ना मैंने। पानी पीने के लिए आपको, पानी पीने के लिए किसी ने स्कूल में आपको मारा, जान मार दिया? जो करता है ना, मैं तो कहता हूँ उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाए। आज के युग में भी अगर ये काम हो रहा है जैसे ये राजस्थान में हुआ है, उस व्यक्ति से भारत की नागरिकता नहीं, मेरा आप व्यक्तिगत कहानी सुना, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए ना सर। जाति इस देश में कभी जाति नहीं है। आपको पानी पीने के लिए, आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए थे, आप गरीब थे, आपको पानी पीने से किसी ने रोका? मुझे बहुत सारी चीजों से रोका गया। उस पानी पीने से हमें तो बहुत सारी चीजों से रोका गया भाई, क्योंकि हमारे लिए, हम जिस शहर में जिस परिवेश में थे ना, यहाँ जाति नहीं चलती थी। क्या चलती थी? यहाँ तो स्टेटस चलता था। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, द्रौपदी मुर्मू को नहीं राष्ट्रपति बन गए, उनको कहा जा रहा है कि वो आदिवासी हैं, तो आदिवासी आपका स्टेटस चलता है, खुद ही चला। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद होता है क्या? वो तो उन्हीं को चलाया गया, मीडिया में चलाया गया कि आदिवासी समाज से आती है। और मजेदारी की बात देखिए, वो इतने टाइम से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संस्थानों में रही है, बड़ी सारी संवैधानिक पदों पर भी रही है। सर आप जाति नहीं मानते हैं, ये अच्छी बात है। शर्मा जी सुनिए ना मेरी बात,
आप जाति नहीं मानते, अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं जातिवाद खत्म हो। उसी की पहल। अब आए मुद्दे पर। अरे रुकिए ना सर, एक सवाल तो ले लीजिए ना सर। आप एक सर्वे कीजिए दिल्ली में, ये काम वैसे मेरा नहीं है, आप करेंगे। हाँ सुनिए तो मैं कह रहा हूं, आप अपने मोहल्ले में 10 घर राइट 10 घर लेफ्ट पता कीजिए, थोड़ा महंगे मोहल्ले में, झुग्गी में मत जाइएगा। झुग्गी वाले की जाति मैं जानता हूं। आप कभी मेरे घर आए? अरे सुनिए ना सर, मेरा सवाल पूरा दीजिए। आप झुग्गी में मत जाइए, झुग्गी में मुझे भेज दीजिएगा, मैं सर्वे कर दूंगा। आप थोड़ा महंगे कॉलोनियों में जाइए, एक कैटेगरी के कॉलोनियों में 10 घर लेफ्ट 10 घर राइट, और जाति पता करके बताइए कि वहां कितने SC ST OBC के घर है और कितने सवर्ण समाज के घर है। उसके बाद मुझे बताइएगा कि जाति काम करती है कि नहीं। आप नहीं मानते, अच्छी बात है शर्मा जी, जाति देश में एग्जिस्ट करती है और जाति कैसे खत्म होगा ये बताइए मुझे। ये आप बताइए ना मुझे, मैं बताऊं। हाँ? इस देश में जब संविधान लागू हो जाएगा पूरी तरह से, अभी तक नहीं लागू हुआ ना, नहीं लागू कर रहे हैं। लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी? बता रहा हूं ना, इस देश में जो CM जो अंग्रेज चले गए ना, उसके बाद जो लोग सत्ता में रहे लंबे समय तक, यहाँ जरूरत है लालू यादव की, कर्पूरी ठाकुर की, मायावती की, जिनके जैसे आपके घर में कोई बच्चा है जिसका पैर आपने तोड़ दिया है मार के, तो ट्राईसाइकिल किसको देंगे, पैर वाले को या जिसका पैर तोड़ा गया है? मैं आपका इस प्रश्न को दूसरे तरीके से उत्तर देता हूँ, पहले भी कई बार दे चुका हूँ। हाँ। जो लोग कहते हैं ना कि आरक्षण 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 का विरोध करते हैं, तो मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था। ये आप देखिएगा कि एक घर में एक माँ के 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे, 3 स्वस्थ थे, एक बेचारा थोड़ा सा शारीरिक रूप से, सुनिएगा ध्यान से, नहीं, आप फिर गलत ट्रैक पर मत ले, ऐसे मत फंसाइए। आप देखिए, हम लोग बहुत चुप रहे हैं मीडिया। अरे सुनिए, देखिए 2 होता है शर्मा जी, सुनिए। एक होता है नहीं, एक भाई अब करेक्ट करूंगा, एक होता है कोई बच्चा अस्वस्थ पैदा हो, और एक होता है उसको जानबूझकर अस्वस्थ किया जाए। आप ही की बात, उसको दूध न दें, उसको माँ का प्यार न मिले, उसको जंगल में फेंक दें, तो वो इस देश में 2000-2500 सालों तक जातिवाद चला है सर, आज भी चल रहा है। रोहित वेमुला भूल गया? बिल्कुल ठीक है। 2000 का आपने क्या 2500 सालों से जातिवाद चल रहा है। मैं कहता हूँ 3000 सालों तक चला है। कैसे? अरे आपकी बात तो इतिहास को बदल देंगे। आपने 2500 बोला, मैं कहता हूँ मान लेते हैं कि 300 साल, 3000 साल तक चला। हाँ बताइए। हाँ, तो क्या रातों रात खत्म होगा? अरे इस देश का संविधान जो है अब आए ना 75 साल हो गए आप लोगों। लेकिन अब सुनिए तो भाई, मैं इतिहास बता रहा हूँ, सुनिए ना भाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री ब्राह्मण, संविधान नहीं लागू हुआ। अच्छा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ब्राह्मण, संविधान नहीं लागू हुआ। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री ब्राह्मण, संविधान नहीं लागू हुआ। भारत के चौथे प्रधानमंत्री ब्राह्मण, संविधान नहीं लागू हुआ। बीच में देवगौड़ा आते हैं। वो मैं कह रहा हूं, इस देश में ब्राह्मण समाज कॉलेज में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में भी अब वो चले आए हैं, मंदिरों में उनका कब्जा है, धर्मों के वो सबसे ऊपर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो है। तो संविधान सर मलाई खा रहे हैं आप, तो और संविधान कौन लागू करेगा? जन जागृति अभियान छेड़िए, मंदिरों में जाना मना करवा दीजिए सबको। मैं तो जाता ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर, ब्राह्मण समाज, मैं क्या कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जातिवाद कर रहा है। जो जाति व्यवस्था बनी हुई है उसके सबसे ऊपर फ्लोर पर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो सबसे ऊपर है ना सर, वो चाहे तो इस देश को सुधार सकता है, क्योंकि आपके अंदर सुनिए तो, वो एक व्यक्ति है क्या? नहीं, वो पूरा समाज की बात कह रहा हूं। पूरे समाज का ठेकेदार कौन है इस समय? ब्राह्मण समाज। अच्छा, आप मुझे किस गिनती में रखते हो? ब्राह्मण समाज में। तो मैं क्या कर रहा हूं इस समय? तो मैं क्या कर रहा हूं इस समय? हाँ, तो इसलिए तो हम बात कर रहे हैं। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं जागृत। लेकिन आप कह रहे, सुनिए, ब्राह्मण गरीब की जो कहानी है, बहुत से लोग हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं। ये सुनिए ना, ब्राह्मण गरीब की कहानी पहले वापस लीजिए। ब्राह्मण गरीब हो सकता है, लेकिन वो छुआछूत का शिकार नहीं हो सकता है। ब्राह्मण गरीब भी पूजनीय है। तुलसीदास ने कहा है कि अगर कोई ब्राह्मण पापी हो, दुष्ट हो, घनघोर हत्यारा हो, तो भी पूजा कीजिए। अगर तुलसीदास जी ने कुछ ऐसा कहा है और आपने पढ़ा है, मैंने तो ये लाइन ना पढ़ी ना मुझे कोई शौक है, तो मैं तुलसीदास जी की इस बात से, अरे रविदास महाराज ने उसी समय जवाब दिया। मैं सहमति नहीं हूं ना उनसे, तुलसीदास जी से। मैं रविदास जी का सम्मान करता हूं उस बात पे। किसी भी व्यक्ति का पैदा होने के साथ आप उसको ऊंच नीच में नहीं डाल सकते। यदि ये डाला गया है, अब मेरा सवाल तो ये गलत है। अब मेरा सवाल सुनिए, जातिवाद खत्म करने की लड़ाई में ब्राह्मण समाज का क्या योगदान होगा? क्या वो आरक्षण मान लेगा? जैसे आपके मन में आरक्षण के प्रति द्वेषता है? नहीं है। अभी आप कह रहे थे व्यवस्था क्या आरक्षण से द्वेषता, आरक्षण से आपको नुकसान हो गया? मैंने ये कहा ही नहीं। आपने वही ना, आप मीडिया में अभी आप ना उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो जैसे बड़े बड़े धुरंधर मीडिया हाउस वाले हैं। अच्छा, लेवल कैसे होता है? वो ना शब्द ठूस देते हैं। मतलब ब्राह्मण समाज के लोग टीवी में बैठे हुए हैं, तो वो लेवल हो
भैया? सुनिए बात, मैंने ये कहा था कि मैंने तो किसी आरक्षण का लाभ लिया नहीं, ना मुझे मेरे मन में कोई वैर वैमनस्य है। आप आरएसएस आप सुनते तो नहीं हो ना यार, सुना करो। अरे कहे ना सुनते रहे सब दिन आपका, हमारी कहानी आप सुधरो छूतो की सुनिए, आप लोग बहुत सुना लिए। अच्छा चलो मैं सुनता हूँ। हाँ। मैं सुन रहा हूँ, अब आप बताइए कि मुझसे अपेक्षा ना कीजिए। हाँ नहीं उत्तर भी, आप आरएसएस को ब्राह्मण समाज के लोग चला रहे हैं, आपको आरएसएस से क्यों बैर है? मैं क्योंकि ऐसी किसी भी संस्थान को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैं उसके साथ खड़ा ही नहीं होता जो इंसान को इंसान, मानव को मानव मानने से परहेज करता हूं। नहीं आरएसएस जो है ना सर, मैं नहीं मानता आरएसएस को, जाता ही नहीं मैं कभी। अरे सर आरएसएस अभियान चला रहा है, समरसता अभियान, वो कह रहा है कि जाति पाति खत्म होगी। तो ये तो अच्छी बात है, मैं साथ दूंगा उनका। अगर वो इस मुझे एजेंडा पर काम कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होगी, मैं उनका साथ दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े समाज से हैं, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सारा हक दिलवा रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आप जिक्र कर लेते हो, वो तो कभी अगड़े बन जाते हैं, कभी पिछड़े बन जाते हैं, उनकी टक्कर का कोई अभी आया नहीं है यहाँ धुरंधर। इंतजार कीजिए, 1 साल आने वाला है। वो धुरंधर कैसे हैं? आप सम्मान नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का? मैंने गाली गलौज किया क्या? धुरंधर कहने का क्या मतलब? धुरंधर का मतलब धुरंधर। अच्छा, धुरंधर का जो अर्थ होता है शाब्दिक वही लगाया। धुरंधर का मतलब आप चालू कह रहे हैं उनको? नहीं, मैंने धुरंधर बोला। डर लगता है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने में? अभी तो मैंने आपको बताया कि 13 नवंबर को हमने ऐसा काम किया था और हमारी तो थाने में गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारा डर, हमारे अंदर कितना आप डर लोग है। आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। तो अभी तक जितने भी लोग हैं जो राजनीति में नहीं है, यदि वो विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वो राजनीति चमका रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप मोदी का विकल्प बताइए ना भाई। सुनिए तो सही, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है लेकिन मोदी जी की गलत नीतियों का अगर वो विरोध कर रहा है तो क्या वो राजनीति चमका रहा है? नहीं, मोदी जी का विकल्प बताइए, कौन है मोदी जी का विकल्प? आएगा ना, समय का इंतजार कीजिए। कैसे आ जाएगा? क्या इलेक्शन आज है? अरे पहले इलेक्शन कब है? देश को बताइए ना। अगला इलेक्शन कब है देश में सांसद का? 2024 में ना। हाँ, 15 अगस्त 2022 में मैं इनके साथ हूं, 15 अगस्त 2023 को मैं फिर आऊंगा। ये सवाल फिर मुझसे पूछेंगे और मैं जवाब नहीं दूंगा, ये जवाब खुद देंगे। विकल्प इस देश में है। मैं फिर से बोलता हूं, जो पहले अक्सर बोलता हूं, कि भारत के गर्भ से मोदी जी पैदा हुए हैं, मोदी जी के गर्भ से भारत पैदा नहीं हुआ। और ये भारत भूमि ना बहुत जरखेज है, इसने देशभक्त और काबिल लोग पैदा करने बंद नहीं किए। संबित पात्रा कहता है कि मोदी जी भारत के पिता हैं। संबित पात्रा जी, आपका बहुत मान सम्मान, लेकिन आप ना नौटंकी बहुत अच्छी करते हैं। आपके किसी स्टेटमेंट का उत्तर मैं नहीं दे सकता। लेकिन सारे टीवी अखबार वाले मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि मोदी जी बेस्ट हैं, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। Those media houses who are praising Modi for every blunder he is making are well paid. तो जैसा पैसा मिला है, जिस काम के लिए मिला वो काम कर रहे हैं। पहले भांड रखे जाते थे राजा महाराजाओं के जमाने में, आज मीडिया हाउसेज रखे हुए वो महिमा मंडन कर रहे हैं। मतलब ये बहुत कहाँ गलत कर दिए? मतलब वो गोबर को च्यवनप्राश कह के बेचना शुरू कर दे तो मीडिया ने सही बोल दिया तो मोदी जी गोबर हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। मैंने मीडिया का एग्जांपल दिया कि यदि वो गोबर को च्यवनप्राश कह के बेचना शुरू कर दे तो क्या वो च्यवनप्राश हो जाएगा? मोदी से बढ़िया कोई भाषण देने वाला नेता बताइए। तो भाषण देने से देश चलता है? सिर्फ भाषण देने से देश चलता है? लानत है ऐसे 8 साल से मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं। 8 साल से देश के पर कैपिटा व्यक्तियों के जान हासिल कर लेना, शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हुआ, स्वास्थ्य का स्तर कितना ऊंचा हुआ। कोरोना ने उधेड़ के रख दी थी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, असलियत सामने ले आई थी। अरे सर, ताली थाली बजवा के मोदी जी ने कोरोना भगवा दिया। मोदी जी ने तो जफ्फी डाल के कोरोना को भगवा लिया, सारा कोरोना खुद ही पी गए वो। और अच्छा, बात मानते हैं कि दुनिया भर में डंका बजता है मोदी जी का, विदेश में भी देखते हैं कभी पहले दूसरे प्रधानमंत्री का। ये मीडिया ये मीडिया बोलता है कि मोदी जी का डंका बजता है और हमें तो मोदी जी का घंटा बजता हुआ सुनाई देता है। मतलब आप मोदी जी जब विदेश दौरा पर जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं वहां नाच गाना डांस तिरंगा गाना डांस। अरे नाच गाना आज आप करा दो और मोदी जी के अगेंस्ट बात बुलवाना शुरू कर दो तो क्या होगा? उससे क्या मतलब मोदी जी का डंका नहीं है, मोदी जी का कुछ और बजना शुरू हो गया। पेड लोग हैं, बुलाए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, उनसे कुछ भी करा लो। विदेशों में भी होते हैं। क्यों विदेशों में मोदी जी के समर्थक नहीं बैठे क्या? नहीं बैठे क्या? उनकी जाति क्या है मुझे नहीं पता, मैं विदेश गया ही नहीं। मैं जाके उनके प्रमाण पत्र चेक करूंगा फिर बताऊंगा। आप मुझसे वो सवाल पूछोगे जिनको मैंने खुद सत्यापित ही नहीं किया तो मैं कैसे उत्तर दे दूंगा? ये बताइए, मोदी जी ने कहा है कि 2025 तक इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। अब 2025 तक का समय मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब मैं थोड़ा सा सीरियस अंदाज में एक जवाब दे देता हूं उनको कि जिस प्रकार की राजनीति मोदी जी इस समय कर रहे हैं ना, विश्व गुरु का तो पता नहीं, विश्व गुरु जरूर बन जाएगा देश।
विश्व गुरु। विश्व गुरु। अच्छा, मुसलमान टाइट रहे, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कट्टर हिंदू हैं। मैं तो ना कट्टर हिंदू, ना मैं कट्टर मुस्लिम, ना मैं कट्टर दलित, ना मैं कट्टर ब्राह्मण। मैं हूं एक भारतीय जो भारत में रहने वाले, भारत की नागरिकता लिए हुए हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं उसके कर्मों के हिसाब से, वो किस बैकग्राउंड से आता है उस हिसाब से नहीं। आप कट्टर हिंदू, तभी तो हम कह रहे हैं आप कट्टर हिंदू नहीं है। आप मुगलों वाली भाषा बोल रहे हैं। मैं भारतीयों वाली भाषा बोल रहा हूं। आप मुसलमानों वाली भाषा बोल रहे हैं। मैंने कब मुसलमानों वाली भाषा क्या होती है पहले ये बता दो यार, मुझे तो ये भी नहीं पता। आज आप मोदी जी का विरोध मतलब कट्टर हिंदू आप नहीं है। ये परसेप्शन मुझे समझ ही नहीं आता और मैं इसका कोई जवाब ही क्या दूं। ये तो नॉनसेंस बात है अगर ये चल रही है तो। अच्छा, मोदी जी के जो पॉलिसी है, इकोनॉमी पॉलिसी, उससे आप सहमत है कि नहीं? मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी से मैं बिल्कुल सहमत हो जाता हूं यदि मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो रही होती। मैं देता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैं लोगों को बिजनेस कंसल्टेंसी देता हूं। मेरे काम का ग्राफ गिर चुका है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये इस देश का बिजनेसमैन सब चुप क्यों है? मनमोहन सिंह का इतना विरोध हो रहा था, मोदी जी का विरोध नहीं होता अगर कोई गलती होती तो? चलो इसका ना दूसरा, इसी सवाल का जवाब आपके दूसरे तरीके से मैं देता हूं। ये सभी राजनीतिक पार्टियां मोदी जी के दबाव में क्यों आती है बताओ। अब आपका सवाल का जवाब आएगा, जरा पेशेंस से जवाब दीजिएगा पहले। क्यों दबती हैं? मुझे क्या पता। क्योंकि ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स होती है, सबने कोई ना कोई कुकर्म किए हुए हैं। ईडी सीबीआई का दबाव दिखाया जाता है, क्यों दब जाते हैं? कुछ ना कुछ कांड किए हैं तभी तो दबते हैं। क्या बात करें आप जरूरी है कि जो आदमी गलत किया होगा उसी के यहाँ जांच हो रही है। आप मेरे नहीं है वो दबता ही। अरे सुनिए सर, आप मेरे ऑफिस में आए हैं, मैं 2 आप पर केस करवा दूं तो करवाओ ना। मैं तो कहता हूं करो, मैं तो थाने के सामने जाके खड़ा हो गया था। जांच होगी ना। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जिसके खिलाफ जांच हो इसका मतलब वो गलत ही है। इसका मतलब आप पहले फैसला सुना दिए। तो जिसकी आवाज में बुलंदी उसी की होती है, या तो वो झूठ होगा या वो सच्चा होगा। मोदी जी पर कल कोई 5 केस करवा दे। मोदी जी का हिसाब 2024 में यदि वो सत्ता से उतर गए, जिसका मैं अभी पूरे तरीके से बात नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक एजेंडा है जिसके बाद में हम आपसे अगले साल की मैं बात कर रहा हूं। मोदी जी जिस दिन सत्ता से उतर गए ना, इनके सारे कुकर्मों के हिसाब लिए जाएंगे। मोदी जी सत्ता में आए हैं, मुसलमान टाइट रहेगा, आरक्षण खत्म होगा, कंपनियां बेची जाएंगी। कैसे आप सत्ता से, पूरा सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग उसके साथ है मोदी जी के। वक्त का पहिया और समय की स्थिति क्या सदा एक सी रहती है? रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, रावण से बड़ा तो कहानियां सुनी है ना हमने। आप फिर मोदी जी की तुलना रावण से कर दी है। तो मैं तो कंस से कर दूं। अरे मोदी जी तो वो है जिन्होंने राम को मंदिर दिया। अरे मैं कंस से कर दूं तुलना उनकी, वो अच्छा लगेगा आपको? कंस ने भी दूध दही का काम करने वाले ग्वालों पे मन चाहे टैक्सी तो लगाए थे ना, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? मोदी जी कंस हैं। मैं तो नहीं कह रहा, आपने तुलना खुद करनी है। तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि समय का पहिया, समय का चक्र घूमता रहता है। टैक्स से आप लोग क्यों बच रहे हैं? आप लोग भारतीय हैं, भारत माता के लिए आप लोग टैक्स। हम तो कह रहे हैं हम कपड़ा उतार के दे देंगे, चप्पल पहनेंगे आप, हाँ स्किन उतार देंगे मोदी जी कहेंगे तो आप। अब तो मोदी का भक्त कौन हुआ फिर इस बात पे? मैं हुआ या आप हुए? पूरा भारत मोदी जी का भक्त है। मैं भारत में नहीं रहता। कौन पूरा भारत हर मोदी करता है। भारत का मतलब क्या? मैं भारत में नहीं रहता, मैं तो नहीं करता उनकी बातों का। आप लोग राजनीति चमका रहे हैं। मेरी कौन सी राजनीतिक पहचान? आप लोग को मोदी जी पच नहीं रहे हैं। आप लोग को देश, आप लोग को मजबूत भारत नहीं पच रहा है। ये गलतफहमी है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। ये स्कूलिंग जहां से होती है ना, ये वो वाला ज्ञान बखार रहे हैं। आपने कंगना रनावत को सुना था कि नहीं? 2014 में भारत आजाद हुआ है। बेवकूफों को मैं सुनता ही नहीं। कंगना रनावत बेवकूफ है। ऐसी बात करेगी तो बेवकूफी है, समझदार तो नहीं है। उनके दत्तक पिता मोदी जी इस समय ना कई करोड़ों लोगों के दत्तक पिता हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ सुनिएगा। किन लोगों के? बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो उनके अंध समर्थक हैं, वो दत्तक पिता हैं और वो दत्तक पुत्र और पुत्रियां हैं उनके। उनको जैसा लगता है, उनको पूछो उनसे कि तुम्हारे दत्तक पिता लाल किले से खड़ा होकर बोल रहे हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, तो तुम जाहिलों कहाँ पड़े रहे थे जो तुम्हें लगता है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है? आज तो मोदी जी ने सुना है कि नेहरू जी की भी तारीफ कर दी है लाल किले प्राचीर से। तो अब बेवकूफ कौन हुआ? कंगना रनौत हुई क्या नहीं हुई? लेकिन मुसलमान तो टाइट है ना। मेरे को तो नहीं दिखता कोई मुसलमान टाइट। मेरे तो बड़े अच्छे मित्र भी है मुसलमान। अच्छा, मुसलमान टाइट के चक्कर में आप लोग अपना व्यापार नहीं छोड़ सकते हैं? थोड़ा व्यापार का एक ही धर्म होता है, मुनाफा। ये तो फिल्मों के अंदर भी डायलॉग है और मैंने व्यापार में देखा ही नहीं किसी से। और उल्टा मैं आपको और बता दूं, मैं क्या हालत है व्यापारियों की? व्यापारियों की हालत तो खराब है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, व्यापारियों की हालत खराब है। समाज मोदी जी तो कह रहे हैं मालामाल हो गया देश। वो उन्हीं के दोस्तों का व्यापार मालामाल हो गए होंगे ना। मेजोरिटी ऑफ जो, अरे वो तो चाय वाले, उनको कहाँ कोई दोस्त है अमीर आदमी भाई? पता नहीं, आपको ही पता होगा चाय वाले हैं क्या नहीं। चाय की हमने तो आज तक उनकी बड़ी सारी बातें सुनी थी, चाय की कोई दुकान भी नहीं दिखी उनकी।
और बाकी ये ना उल जुलूल बातें को ढंग की बात करिए ना, ये क्या मोदी जी का महिमामंडन कराना या मोदी जी को गरियाना, कुछ और नहीं है क्या आपके पास? तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के भारत मतलब मोदी, मोदी मतलब भारत। जैसे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, तो फिर कांग्रेस की संतान हुई क्या नहीं हुई भाजपा? बताओ अब। गजब है मतलब। नहीं, अध कचरा ज्ञान लेके आओगे तो फिर जवाब तो ऐसे ही मिलेंगे। और ये अध कचरा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जाता है। मोदी जी की वजह से जीडीपी बढ़ा है कि नहीं, रोजगार बढ़ा है कि नहीं, लोगों को पक्का मकान मिला कि नहीं, बुलेट ट्रेन चल रहा है कि पिछले 20 साल किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं? अरे भैया, पिछले 20 साल से मैं किराए के घर पे रह रहा हूँ, मेरी आय दोगुनी छोड़ो, मेरी आय तो आधी रह गई पिछले 2 साल में। तो चावल का एक दाना चेक किया जाता है ना, मुझे चेक कर लो यार। पूरा देश कभी तिरंगा लेके घुमा था, घर पर टांगा था, तिरंगा टंगवा दिया ना मोदी जी ने, और क्या चाहिए? तो इसका मतलब क्या मोदी जी का एहसान करे? मोदी जी का एहसान माने कि उन्होंने तिरंगा चला दिया। अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो तिरंगा इन्होंने फहरवाया ना, ये आप लोगों की बलि लेने का एक और इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है। कैसे? ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। कैसे? आप बताइए, आप बड़े ज्ञानी है तो बताइए। मैं कहाँ ज्ञानी हूँ, आप खोजिए, अभ्यासी व्यक्ति हो, देख लेना। ये हमेशा आपको जो उजला उजला दिखाते हैं ना, उसकी आड़ में आपकी आने वाले मात्र 20 रुपए में बीजेपी ने घर घर तिरंगा बांटा है। तो यही तो लानत है इनके ऊपर, तिरंगा फ्री में बांट देते ना यार। पार्टी का नहीं मिलेगा, पार्टी का झंडा जो तिरंगा फ्री में बांट देंगे। आप लोग मुफ्तखोर हैं, ऐसे लानती हैं, ऐसी फोटोज सर्कुलेट होती रही है। आप लोग मुफ्तखोर है, तिरंगा के लिए 20 रुपए नहीं खर्चा कर सकते, कैसे राष्ट्रवादी है आप? मैं मोदी जी से अपील करता हूं, अगली बार तिरंगा 1000 में बेचे और सबके लिए मैंडेटरी हो। जो तिरंगा नहीं खरीदेगा 1000 में, और वो भी बीजेपी के दफ्तर से। बीजेपी एजेंट, मोदी जी के आदमी है ये। अच्छा, पत्रकार लोग मोदी जी के आदमी हैं। आप ऐसी दुर्गति वाली बातें करोगे, मोदी जी को ऐसी सलाहें दोगे कि 1000 रुपए का तिरंगा बेचे। अरे तो राष्ट्रभक्ति साबित कीजिए। उनकी ऐसी की तैसी राष्ट्रभक्ति। आप वो कौन होते हैं राष्ट्रभक्ति साबित किसी की चेक करने वाले? वो होते कौन है? मोदी जी कहते थे, मुझे कितने महीनों का वक्त मांगा था उन्होंने कि नोटबंदी के समय, अगर वो नोटबंदी फेल हो गई तो मुझे जिस चौक पर बुलाओगे, मुझे जो सजा देना चाहोगे दे देना। बुलाते रहते हैं, हम आते ही नहीं। हम तो उनके घर के बाहर चले गए थे, 100 मीटर के दायरे में, आए नहीं। हम बुलाते हैं चौक पर, आइए, नोटबंदी का फायदा गिनाइए। आतंकवाद की कमर टूट गई। अभी बताया मैंने आपको, गरीब आज भी मारा जा रहा है, सैनिक हमारे आज भी मारे जा रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो गया? मतलब आप लोग टीवी अखबार की बातों से सहमत नहीं है, सोशल मीडिया के पत्रकारों से सहमत है। हम लोग झूठी अखबार, हम लोग मोदी जी का जितना भी गुणगान कर ले, आप लोग को खराब ही लगेंगे मोदी जी। हम सत्य को जांचते हैं, और जो महिमा मंडन कर रहा होता है ना, तो हम वहां पकड़ लेते हैं। अरे मोदी जी ने तो देश के लिए बीवी बच्चा तक छोड़ दिया सर, बच्चा पैदा नहीं किया, आप घर परिवार से अलग हो गए। मानसी सोनी याद है आपको? कौन है मानसी सोनी? खोजिए, अभ्यासी पत्रकार आप है, आज आपको दे के जा रहा हूं। ये बीवी बच्चा छोड़ने वाला जो ड्रामा है ना, ये पूछिएगा मानसी सोनी कौन है। कुंडली सभी के तैयार हो रही है। मोदी जी ने और भाजपा ने सबकी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज की कुंडली अपने हाथ में ले ली है ना, तो भूल गए हैं कि मैंने कहा था कि भारत की भूमि बहुत जरखेज है, देशभक्त पैदा होने बंद नहीं हुए, भगत सिंह पैदा होने बंद नहीं हुए। इनकी सबकी कुंडलियां हमने बना ली हुई हैं, समय आने पर सब बता देंगे। और ये जितना ये करते हैं, हमने छोड़ दी, अपनी बीवी बच्चा छोड़ दिया, उसके बाद क्या क्या हरकतें हैं, ये सारे कांड होते हैं, सारी चीजें आएंगी सामने, समय आने दीजिए, सब समय पर। आप लोग को मामूली अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, वो नहीं पच रहा है। मुझे तो कोई लेना देना नहीं। बीसीसीआई कौन सी साली सरकारी संस्थान है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी करते हैं वो, प्राइवेट बॉडी है ना, वो सरकारी तो नहीं है। अपनी मेहनत से ही तो बनाना बीसीसीआई, आगे करने दो, दूसरे भी बनाओ। प्राइवेट देखिए मोदी जी नया संसद बनवा रहे हैं, नया सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं। मोदी जी को ये लगता है कि मैं अजर अमर हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तो वो ऐसा, तो हम लोग तो चाहते हैं मोदी जी 1000 साल जिए। मैं भी चाहता हूं कि मोदी जी कम से कम 20 साल तो जिए, और ताकि उनसे उनका हिसाब किया जा सके जो आपने देश की जनता के साथ किया। अरे 1000 साल लंबी उम्र रहेगी उनकी। इतना ज्यादा बोझ भी मत दो, इतनी ज्यादा भी सजा मत दो उनको। 1000 साल आज कोई जीवित नहीं रहता, वो बोझ बन जाता है अपने लिए भी। और मोदी जी साक्षात कल की अवतार हैं। आप क्या कह रहे हैं साहब? ये कौन सी झंडू पाठशाला का महिमा मंडन? उनके समर्थक कहते हैं वो विष्णु के अवतार हैं, कल की अवतार हैं, वो राम को मंदिर देने वाले हैं, भगवान राम को। यार अब इस बात का मेरा कहना, कोई ढंग की बात कर लो, उत्तर मुझसे ले लो, मुझे कहाँ उलझा रहे हो उन सब चीजों में। ढंग की बात बता रहा हूं सर। इस देश में दिन दुना भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। एकदम
मोदी जी के बिना फैसला लिए, मोदी जी से बिना पूछे दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीन ने हमला नहीं कर सकता है वियतनाम पर, रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया, मोदी जी ने हमला रुकवा दिया। थर थर कांपता है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका का राष्ट्रपति फोन करके कहता है मोदी जी काम करे कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं साहब, ये अंदर की खबरें अब आपके पास कहां से आ गई? अभी जब मैंने मानसी सोनी का जिक्र किया था तब तो आपके पास खबर नहीं आई थी। ये प्रवक्ता कह रहा है, नेता कहते हैं बीजेपी के रोज। वो प्रवक्ता कौन सा, उनका पार्टी का प्रवक्ता या मीडिया वाला प्रवक्ता? दोनों लोग कहते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया हाउसेज भी उनके प्रवक्ता ही बने हुए हैं। और मैंने कहा था मीडिया हाउसेज तो आजकल गोबर को च्यवनप्राश कह के भी बेचते हैं। सोचिए, ये भी एक मोदी के जो समर्थक हैं उनके तरफ से मेरे सारे सवाल थे, और जो मोदी के विपक्ष में है उनकी तरफ से सारे जवाब थे। आप लोग बताइए कि मेरे सवाल सही थे या इनके जवाब सही है? दोनों में से कोई एक ही सही होगा। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, एक अपील करना चाहूंगा मैं देशवासियों से, अगर आप वाइंड अप अभी कर रहे हैं तो। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे भारत देश के लिए ना सबसे घातक कैंसर के रूप में जो कुछ कुरीतियां चल रही है ना, उनमें सबसे बड़ा बात है जातिवाद। किसी भी प्रकार का वाद, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार का वाद जो है ना, अलावा मानवतावाद के किसी भी प्रकार का वाद जो है वो घातक है। एक व्यक्ति को भगवान तुल्य बना देना, उसके किसी भी दोष को देखना नहीं, उसकी हर कुकर्म को, उसकी गलत नीतियों को महिमा मंडित कर देना, ये देश के लिए कोड है। आप मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। मैंने नाम अभी लिया ही नहीं भाई। आपका इशारा मोदी जी की तरफ है। मैंने कहा था मुझे 2 मिनट दीजिएगा, ये 2 मिनट भी नहीं देते। आप पर आप काला जादू कर रहे हैं। काला घड़ी देखिए पहने हुए, काला जादू कर रहे हैं। ये काला नहीं है, ये सिल्वर ब्लैक है। ये काला है, ये माइक्रोफोन आप काला लगा। ये काला इन्होंने दिया था, ये है काले जादू वाले, इनका माइक है ये। मीडिया, टीवी, अच्छा आप लोग टीवी अखबार में मेरी टीवी पर क्यों नहीं जाते हैं? ये आप देखो भेदभाव करते हो आप मेरे से। बोलिए बोलिए। देखिए, ब्राह्मण के जीभ पर सरस्वती का वास होता है। ये मोदी जी के लिए जो बोल रहे हैं मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मेरे कान में शीशे पिघला दिए जाए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी को ये हटाना चाहते हैं लोग प्रधानमंत्री से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कम से कम 1000 साल तक राज करें। मैं मोदी जी को हटाना नहीं चाहता, मैं मोदी जी को चाहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आ जाए, वो देश के लिए वाकई काम करें। तो क्या अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं कि चीन के लिए कि जापान के लिए? दिन रात 18 घंटा आपके लिए काम कर रहे हैं। वही शुक्र है 6 घंटे काम नहीं करते तो देश की स्थिति ऐसी हो गई है। क्या हो गई है? आप मेरे से ज्यादा समाज में रहते हो, सड़कों पे घूमते हो, गाँव घूमते हो, आपको पता है ना। फिर किसानों की आय दोगुनी हो गई, आप लोग किसानों को भड़का के आंदोलन करवा रहे थे। हम किसानों को भड़काया था। किसान अभी इनका ना हिसाब करेंगे। किसान एक किसान ही था, किसान आंदोलन ने मोदी जी को झुका दिया, जो इनकी छवि बनाई गई थी कि मोदी अपने फैसले कभी वापस नहीं लेता। सोचिए, लालू यादव को जेल में डलवा दिया, राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जांच चल रहा है। सोनिया गांधी जी के खिलाफ जांच चल रही है, उनके लिए तो सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत पहले से ही लगे हुए थे। उनसे बात कीजिएगा, पता आपको उनके विषय में वो लगेगा। और मैंने सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी जी की आलोचना की है, तो वो तो हमेशा ही करते हैं। ये बुलेट ट्रेन नहीं बनवाए, ये आय दोगुना नहीं किए। मोदी जी का तो बैंड जितना सुब्रमण्यम स्वामी बजाते हैं ना, उन्हीं की पार्टी के होके। और किसी माई के लाल में, भाजपा के किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी का विरोध कर दे। पता चला कोर्ट चले जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ना अगर मैंने मोदी जी को धुरंधर का नाम दिया ना, तो वो महाधुरंधर व्यक्ति हैं। हाँ। और ईडी जो आज चल रही है, और ये जो जितना भी कांग्रेस के अगेंस्ट है, कांग्रेस को आप क्लीन चिट कैसे दे देते हो? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस देश के लिए कोड रहा है, और भाजपा उस कोड के ऊपर होने वाली खुजली है। एक कहावत है ना कि एक तो कोड ऊपर से खारिश। तो भारत के लिए कांग्रेस एक कोड और भाजपा उसके ऊपर होने वाली खारिश। और आज पूरी भाजपा कांग्रेस इधर आ चुकी हुई है। भाजपा कांग्रेसमयी हो गई है, और कांग्रेस जो है वो भाजपामयी हो जाएगी। और आरएसएस तो मैंने बताया था भाजपा की आत्मा है। आत्मा निकाल दो तो अच्छा बताइए, देश मोदी जी चला रहे हैं कि मोहन भागवत चला रहे हैं? ये आप बताओ, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। खोजिए ब्यासी पत्र। हम तो मोदी जी को मानते हैं। आप मोदी जी को कह रहे हो ना, तो आपकी मान लेते हैं हम। तो फिर इसलिए मोदी जी को दोष देंगे ना। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा व्यवस्था कहाँ रोजगार नहीं? 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, 7 लाख लोगों को नौकरी मिल गई साहब। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद मोदी जी ने बता दिया पकौड़ा तलो, चाय बेचो। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब पकौड़ा तलने से मेहनत होती है, बाकी कोई काम मेहनत से नहीं। मतलब अरे चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग पकौड़ा नहीं तल सकते? आप लोग भड़का रहे युवाओं को। 4 साल की सेना में नौकरी कर दी है, मजे करो। हमने ना अभी पीछे एक मुहिम छेड़ी थी, कर्जा मुक्ति के 20 तरीके। सुनिएगा ध्यान से, 2 मिनट का पेशेंस है।
आपके 2 मिनट स्टार्ट। मतलब टीवी वाले को पेशेंस नहीं है। आप अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, पिछले कितने चित्रा त्रिपाठी पर सवाल उठा रहे, इन लोगों के पास पेशेंस नहीं है। सुनिए ना, कितने मिनट हो गए? ये 2 मिनट नहीं, आप जो कह रहे हैं पत्रकारों को, रूबिका लियाकत को पेशेंस नहीं है। रूबिका लियाकत को मैं नहीं जानता, आप मेरी बात सुनिए। चित्रा त्रिपाठी को पेशेंस नहीं है। नहीं है उनको पेशेंस। अंजना ओम कश्यप को पेशेंस नहीं है। अभी बिहार में क्या हुआ था अंजना ओम कश्यप के साथ, पता है ना आपको? वो तो महिलाओं का अपमान हुआ है। ये वुमेन कार्ड खेल रहे हो आप। चित्रा शर्म नहीं आती आपको? अंजना ओम शर्म नहीं आती आपको? अंजना हमने क्या बताना कि भारतीय होने के नाते हम किसी भी के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार नहीं, महिलाओं के साथ हूं मैं। महिलाओं के अधिकार का हनन हुआ है वहाँ। अच्छा, महिलाओं का अधिकार का हनन हो गया। हाँ, तो वो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं जाने दिया गया सुधीर उसको आगे? चौधरी को पेशेंस नहीं है। किस बात की पेशेंस? अर्नब गोस्वामी को पेशेंस नहीं है। वो तो सरेआम टीवी के ऊपर वो ड्रग्स मांगता है यार, अर्नब गोस्वामी। आप लोग पत्रकारों को भी मतलब मोदी जी के कैटेगरी में खड़ा कर दिए हैं। नहीं, अच्छे पत्रकार बताइए, भी हैं। मोदी जी के अच्छे चक्कर पत्रकार भी में हैं। पत्रकार बेचारे सबसे उनमें से ज्यादा एक ये बदनाम है। हो गए हैं। उनमें से एक ये भी है। अच्छा, मैंने एक अपील करना चाहता था, देखो कितने शरारती हैं, ये मुझे बात ही नहीं करने दी। बोलिए बोलिए। और इन्होंने आज मेरा शोषण किया है। मतलब ब्राह्मण का कोई शोषण कर सकता ये है? है ना, देखो इन्होंने शोषण किया। मैंने 2 मिनट मांगे थे, मुझे लगातार 2 मिनट नहीं दिए इन्होंने बात करने के। हाँ, बताइए। एक अपील मैं कर रहा था सीरियस नोट पे, बोलिएगा नहीं प्लीज, दरखास्त है आपसे। किसी के भी साथ भेदभाव करना, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या नीच वर्ग का हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर आप हो, मानते हैं कोई उच्च वर्ग और कोई नीच वर्ग है? सर ये या सब सामाजिक व्यवस्था मैंने तो सर बनाई ये नहीं। सब दिया, इसी को संविधान ने खत्म किया है सर। संविधान में ही तो है, ये नहीं है सर। संविधान के अंदर ही तो है, पता लगता है कि अरे कौन सा ऊंची सर, जाति है, अरे नीची सर, जाति है। आपको कास्ट लिखा है, कैटेगरी है सर। भारत में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और चलो यार, जनरल। कैटेगरी का नाम दे दो, आप शब्द ले लो। ये जाति के लोग। कैटेगरी है सर, इसको संविधान को तो पढ़िए आप कैटेगरी लोग। का, कैटेगरी इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ वर्ग होता है। हाँ, तो मैंने वर्ग ही बोला था अभी। उसमें नहीं लिखा हुआ है हायर कैटेगरी और लोअर चलो कैटेगरी। मान ली आपकी बात। उसमें लिखा हुआ है SC, ST, OBC, जनरल माइनॉरिटी मान और लेते जनरल। हैं, जनरल ले लेते हैं। आप बोलिए SC, ST, जनरल OBC। कैटेगरी के होने के बाद यदि आप SC, ST, OBC के साथ, अब ठीक है, संवैधानिक शब्द बोलिए। हाँ, संवैधानिक शब्द बोलता हूँ। हाँ। यदि आप जनरल कैटेगरी में होने के बाद किसी SC, ST, OBC के साथ कोई भेदभाव करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं या उनके प्रति हीन भावना रखते हैं, और इसका उलट भी है, यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी से आते हैं और आप बिना बात के जनरल कैटेगरी को गरियाते हैं, तो ये देश के लिए कोड है। अच्छा, आप SC, ST, OBC के लोग गलियाते ये हैं? व्यक्ति बहुत शरारती है, 2 मिनट नहीं, आपकी बात थोड़ी ना सर, ऐसा थोड़ी है कि आप चैनल पर बैठ के कुछ आप बताइए। एक भी NCR भी आंकड़ा जारी करती है। अच्छा, क्या SC, ST, OBC के लोग जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार करते हैं? आज तक एक भी मामला भारत में नहीं आया है कि किसी शेड्यूल कास्ट ने, शेड्यूल ट्राइब ने, OBC के लोगों ने जनरल कैटेगरी के लोग की जमीन छीन ली हो, उस पर जाति के आधार पर हमला कर दिया हो। क्या अच्छा, बात कर रहे हैं शर्मा जी आप? जनरल कैटेगरी का तो नहीं करते, लेकिन SC, ST, OBC कैटेगरी के लोगों का तो हनन करते हैं। मेरे साथ ना किस दिन चलिएगा टूर पे, मैं दिखाता हूँ आपको। जनरल कैटेगरी पर SC, ST, OBC के लोगों ने हमला किया है। SC, OBC के लोग ही SC, ST, OBC के लोगों का हनन कर रहे हैं। एक दूसरा मतलब आप क्या बोल रहे थे? मेरी बात अपील, मैंने कहा था 2 मिनट देना है यार, मैं क्या इसको वाइंड अप करवा दूं? 2 मिनट तो दिए नहीं। मेरा पहले संदेश तो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद बीच में सर आपको संवैधानिक टर्म तो समझाना होगा ना शर्मा जी। ये नीच जाति, उच्च जाति, ये सब शब्द ऑफेंस है सर। मैं बोला ना मैंने कि मैंने तो कैटेगरी, संविधान ने, देखिए मैं बता रहा हूं आपको सिंपल, थोड़ा हम लोग भी पढ़े लिखे हैं तो ज्ञान हुआ। भारत में मनुस्मृति थी ना, तो वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत। सुन तो लीजिए सर, कर रहे हो आप, अरे सुन तो लीजिए, इसका मतलब है सर, इसका फायदा नहीं है। ब्राह्मणवाद जो है वहीं से आया था। बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने इस खेल को पलट दिया। कहा कि इस देश में जनरल होगा, SC होगा, ST होगा, OBC होगा, माइनॉरिटी होगा, और कैटेगरी के हिसाब से जिनके साथ शोषण हुआ था उनको कुछ संविधान में प्रिविलेज मिला हुआ है, ताकि समाज में इक्वालिटी आ जाए, फ्रेटर्निटी आ जाए। ठीक है। और अंत में उन्होंने कहा कि हम सब, ये संवैधानिक एक दायरा है, प्रावधान है, और हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। तो हम यही तो फैला, हमारी आइडेंटिटी, सुन तो लीजिए सर। हाँ। लेकिन इस देश के जो नागरिक है उसका एक वर्गीकरण है, और वो वर्गीकरण इसलिए किया गया कि जिनको जाति आधारित शोषण का शिकार होना पड़ा था उनको वर्गीकृत करके उनको कुछ, जैसे आपका कोई बच्चा हो या मेरा बच्चा हो या घर में कोई बच्चा हो, अगर उसका पैर हम तोड़ देंगे तो एक तो हम अपराध कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम बाकी जीवन उसका अच्छा हो, इसके लिए उसको व्हील चेयर, और उसी को रिजर्वेशन, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, डाइवर्सिटी कहते हैं। रिजर्वेशन का यही उद्देश्य था। रिजर्वेशन
जो आप कहानी सुना रहे थे ना अपनी गरीबी वाला, सुनिए तो, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है सर, आरक्षण भागीदारी का सवाल है। कोई अमीर हो सकता है, मुझे कभी आपने इसका आरक्षण का विरोध करते हुए देखा? नहीं तो आप अभी भी कह रहे हैं कि कोई निम्न जाति है, कोई उच्च, ये असंवैधानिक शब्द है। चलो मैं तो आपके शब्दों पर आ गया यार, संविधान प्रदत्त शब्दों पर आ जाता हूँ। हाँ बोलिए, आप मैसेज दीजिए। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होने के बाद यदि SC ST OBC व्यक्ति के प्रति कोई दुराचार करता है, हीन भावना उसके प्रति रखता है, उसको कुछ गलत शब्द बोलता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, तो ये हमारे देश के लिए कोड है। इसका वैसे वर्षा भी है, इसका उलट भी है कि यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी के लिए आप इस प्रकार के कोई भाव रखते हो, कहीं गलत उनको कानून में फंसा देते हो, तो ये भी देश के लिए कोड। आप तो ऐसे कह रहे हैं सर जैसे हिरन शेर का शिकार कर लेगा। आप उल्टा बात कर, हिरन ने कभी, आपने कभी देखा है हिरन शेर का शिकार कर ले? आप आरोपी को दोषी बना रहे हैं सर। मैंने कहा था 2 मिनट मुझे पूरे देना, ये संदेश मेरा पूरे नहीं होने देना चाहते तो मैं क्या करूं? अरे सर चलिए आप बोलिए। चलिए मैंने अपना क्लियर कर दिया कि आज तक, देखिए मैं फैक्चुअल बात करता हूं, अभी तक NCRB के आंकड़े नहीं आए हैं कि जनरल कैटेगरी पर SC ST OBC के लोगों ने अत्याचार किया। हाँ, SC ST के लोगों पर OBC ने जातिगत अत्याचार किए हैं, लेकिन अभी भी ये आना बाकी है और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। SC ST OBC के लोगों ने अब तक जनरल कैटेगरी के लोगों पर जातिगत, शैक्षणिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से अत्याचार नहीं किया है। NCRB, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ क्राइम जो है वो आंकड़े जारी करती है। NCRB की रिपोर्ट में अभी तक कोई ऐसे आंकड़े नहीं आए हैं। चलिए आगे बढ़िए सर। मैं बता रहा था कि कोड है, इनको फिर से दिक्कत हो जाती है। तो हमें अगर अपने समाज को, अपने देश को एक सही दिशा में लेके जाना, वाकई आपको विश्व गुरु एक टर्म दे दी गई है लोगों को खेलने के लिए, एक मरीचिका है वैसे ये। अभी तक विश्व गुरु देश तभी बनेगा जब यहाँ पर सब समान होंगे, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे, शिक्षा के, रोजगार के, रहन सहन के। और अपने कोड में, अपने इस समाज के कोड को फैलाने के लिए ना हम सभी जिम्मेदार भी हैं। यदि कोई हमारे पर अत्याचार करता है तो मुझसे अत्याचार को सहन करते हैं, तो इसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए। 75 साल हो गए यार देश को आजाद हुए, और उसके बाद 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, आप बहुत सारे उसके अंदर बदलाव किए गए थे। आप जागरूक नहीं है तो ये भी आपका दोष है। अंबेडकर जी ने तो एक मैसेज भी तो दिया था ना यार कि शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए। शिक्षित कितने लोग बनते हैं, कितने लोग संघर्ष करते हैं? अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ शर्मा जी आपसे। आपको मैंने एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, मेरे पिताजी थाना में हैं, मेरे भैया जज हैं, मेरे एक चाचा जो है ना वो संसद में मंत्री बन के बैठे हैं, और एक मेरे चाचा जो हैं वो मीडिया अखबार में बैठे हैं। आपको कहां से न्याय मिलेगा? मैंने आपको थप्पड़ मारा, एक मेरा भाई जज है, एक मेरा भाई दरोगा है, मेरे पिताजी मंत्री हैं, मैं ही जज, मैं ही पुलिस और मैं ही आरोपी। कौन देगा आपको न्याय? तो आपका कहने का मतलब है कि इस देश में इस समय ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? बिल्कुल सर, इस देश, सुन तो लीजिए सर, आंकड़ा है मेरे पास। जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले ना, हाँ, तो मुझसे इंट्रोड्यूस कराइएगा। मैं बता रहा हूँ मेरा ना, तो क्या आपने कौन कौन से एग्जांपल दिए थे कि मेरा चाचा थाने में फलाना? हाँ बता रहा हूँ। कोई भी नहीं है, ना चाचा, ना ताऊ, ना कोई भतीजा। अरे सर आप एक्सेप्शनल, मैं बता रहा हूँ, सर्वे व्यक्ति की लड़ाई मैं लड़ूंगा यार। सर्वे तो लीजिए ना सर, आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। सरकार आंकड़े, इसलिए जाति जनगणना नहीं हो रही है। जाति जनगणना से पता चल जाएगा कि कौन लोग जज हैं, कौन लोग संसद में मंत्री हैं, कौन लोग मीडिया में है, कौन लोग जुडिशियरी में है, कौन लोग ब्यूरोक्रेसी में, कौन लोग अंग्रेजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। वहां जाति है सर इस देश में, इसलिए आरक्षण आया था डाइवर्सिटी के लिए। आपने बोला था ना कि ये सरकार 50 परिवारों का लोग, जो चाचा फूफा, पता है अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनके चाचा फूफा जज थे। ये कौन नहीं होने दे रहा जनगणना? ये जनगणना कौन नहीं होने दे रहा? ये बीजेपी नहीं होने दे रही है। अभी तक मैं क्या बीजेपी का महिमा मंडन मैं कर रहा था या आप कर रहे थे? महिमा, देखिए प्रधानमंत्री, इसीलिए बीजेपी को दोष देते हैं हम कि जो देश के लिए सही काम होना चाहिए वो ये करते नहीं। इस देश का सवर्ण समाज जाति जनगणना के खिलाफ है। मैं तो नहीं हूँ। आप अपवाद, तो जनरल कैटेगरी से आप। अच्छा सुनिए, कल हम लोग, अच्छा सुनिए, कल और भी बहुत से, कल शर्मा जी को हम एक टास्क दे रहे हैं। कल शर्मा जी 10 ब्राह्मण फैमिली में जाएंगे, ईमानदारी से सीने पर हाथ रखकर, इनके जीप पर सरस्वती का वास है। कल 10 ब्राह्मण फैमिली में जाएंगे, एक सर्वे करके आएंगे कि क्या इस देश का ब्राह्मण समाज
जातिगत आरक्षण के पक्ष में है या खिलाफ है। मैं आपको अपनी आंकड़ा दे रहा हूं, इस देश का तमाम सवर्ण पत्रकार, सवर्ण मीडिया, सवर्ण जुडिशियरी, सवर्ण ब्यूरोक्रेसी, सवर्ण एमपी एमएलए, सवर्ण पार्टियां जातिगत आरक्षण के खिलाफ है। वो नहीं, इस देश में भेड़ गिना जाता है, बकरी गिना जाता है, पेड़ गिना जाता है, टीवी फ्रिज गिना जाता है, साइकिल बाइसिकल गिना जाता है, लेकिन इस देश में कास्ट सेंसस कैटेगरी की एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की गिनती नहीं करने दिया। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी ये है कि पता चल जाएगा कि कौन मलाई खा रहा है और कौन मजदूरी कर रहा है। अब मुझसे आप क्या चाहते हैं? हम आपको एक टास्क दे रहे हैं सर। नहीं, ये बेकार का टास्क है, मैं बता रहा हूं। आपके कहने को ना मैंने 100% मार्क्स दे दिए सर। मोदी जी के साथ इस देश का पूरा सवर्ण समाज है शर्मा जी। ये गलत फहमी है, मैं बता रहा हूँ। अरे अंदर की खबर बता रहा हूँ, सुनिए। समाज नहीं है, अंदर की खबर बता रहा हूँ। आप आज बात करनी है तो मैं रोज पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ, सपा में हो, बसपा में हो, आरजेडी में हो, बीजेडी में हो, ममता की पार्टी में हो, चाहे किसी भी पार्टी का सवर्ण समाज वो चाहता है कि मोदी जी आरएसएस बीजेपी बना रहे। क्या बात कर रहे हैं साहब? बिल्कुल। अब आइए मुद्दे पे, और अब सुनिएगा ठीक 1 मिनट के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा को कोई भी मौजूदा दल हरा ही नहीं पाएगा। भाजपा को हराने के लिए एक नया विकल्प आएगा जो बिल्कुल फ्रेश होगा। नए विचार होंगे, नई ऊर्जा होगी, नए चेहरे होंगे। क्योंकि अभी तक के जितने भी सब लोग हैं ना, ये सब के सब मिल बांट के खा रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं देश की जनता का। लालू यादव क्या मिल बांट के खा रहे थे, बेचारा जेल खट रहे हैं। तो लालू यादव जी को फिर उन्हीं की बिहार भूमि के लोगों ने क्यों नहीं पूर्ण उनको बहुमत दिया? कहाँ बहुमत नहीं दिया? अब चुनाव में तो ईवीएम का उपयोग होता है। तो ईवीएम का उपयोग होता है तो फिर ईवीएम पर क्या रहा है आप? चलो एक बात और बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक तो चलो इनको सारी सुख सुविधाएं मिल गई थी ना, लालू यादव जी के सुपुत्रों को और उनके पुत्रियों को। क्या सुख सुविधाएं मिल गई? नहीं मिली थी जो अरे मिली थी कि नहीं मिली थी? क्या मिली थी बताइए ना। अरे वो सीएम थे भैया। हाँ, तो क्या हो गया? सीएम थे उनको तो सब कुछ मिला। जरूरी है कि जिसका बाप सीएम होगा उसका बेटा को सब सुख सुविधाएं मिलेगी। कितनी तनख्वाह होती है सीएम की? सुन तो लो। अरे सर, कितनी तनख्वाह होती है सीएम? पर्दे के पीछे क्या खेल चलते हैं सारे आपको। लालू यादव की कितनी संपत्ति होगी? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इस देश में ना सर, सुनिए, इस देश का सवर्ण समाज ना गली मोहल्ले में चांदी के थाली में खाता है। अच्छा। एक मोहल्ले में एक लालू यादव बैठा हुआ है। लालू यादव की कुल संपत्ति, जिनके घर में 3, सुनिए तो 2 मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम, 2-4 एमपी एमएलए भी हैं, उस आदमी की कुल संपत्ति कम से कम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है। इस हिसाब से तो मोदी और सुन तो लीजिए सर, उसके बाद भी मायावती आय से अधिक संपत्ति की जांच झेल रही थी, क्लीन चिट मिला है। लालू यादव, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अरुण मिश्रा नाम का जज और अस्थाना नाम का ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हो गया दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, किताबें आई हैं उस समय की, आईएएस ने लिखा है जानबूझकर लालू यादव को फंसाया गया, क्योंकि लालू यादव ने बिहार में जो लोग सवर्ण समाज के लोग, बोलने पर मजबूर मत कीजिए, सवर्ण समाज के लोग जो पिछले 35-40 सालों से सत्ता में बैठे हुए थे, लालू यादव ने मुख्यमंत्री का पद छीन लिया। सुन लीजिए, रुकिए शर्मा जी, अभी जो सवर्ण समाज एससी एसटी ओबीसी को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, आरक्षण का विरोध करता है, वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा और चीफ जस्टिस बनने देगा। दलित समाज का कोलकाता हाईकोर्ट में जज, उसने सिर्फ सवाल पूछा कि जज जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है, बेचारे को जेल में डाल दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लालू यादव सवर्णों से सत्ता छीन लिया, उसको ऐसे जीने देंगे? पूरी प्लानिंग हुई, ब्यूरोक्रेसी लगी, क्लीन चिट मिल गया था कोर्ट से, फिर से नया इन्वेस्टिगेशन हुआ। एकमात्र लालू यादव आदमी है जिसको, सोचिए, 10-10 हजार करोड़ लेके लोग विदेश बैठे हुए हैं। जिस घोटाले का आरोप लगा उसमें एक केस में उस आदमी को सजा दी जा रही है, एक केस में अलग अलग। एक बात बताओ, लालू यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, आपने सारी बातें बताई। रामविलास पासवान जी भी तो SC ST OBC किसी कम्युनिटी से, हाँ, शेड्यूल कास्ट से हैं। वो क्यों साथ देते रहे मोदी जी का या मोदी गवर्नमेंट का? नहीं, सुनिए सर, वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में रामविलास पासवान हो, आप हो या मैं हो, किसी पार्टी में हो सकते हैं। बंडारू लक्ष्मण, सुनिए ना सर, कितना काम कर लिया। जाति कैसे काम करती है सुनिए ना। बंडारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण नहीं, बंगारू लक्ष्मण अलग है। बंगारू लक्ष्मण, बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, बंगारू लक्ष्मण जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उनको साइड, मैं क्या कह रहा, इसीलिए कह रहा था शर्मा जी कि जाति कभी जाति नहीं है। अगर कोई SC ST OBC बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, उसकी औकात तय करके रखी जाती है। नहीं भरोसा है, मेरे दर्जनों दोस्त हैं। किसमें? 2 शब्द बोले अपने। तमाम सवर्ण लीडरशिप दो पॉलिटिकल पार्टियों का नाम लिए ना। नहीं, तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में
SC ST का अलग से प्रकोष्ठ बना हुआ है, पिछड़ा प्रकोष्ठ, तो शेड्यूल कास्ट मैं कह प्रकोष्ठ। रहा हूं ना, बाकी बनी ना पार्टियां। हाँ, आज भी सुन लीजिए, बनते ना, तरक्की आजादी के 75 साल बाद भी शेड्यूल कास्ट के लोग रिजर्व सीट के अलावा जनरल पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप सोचिए, सुनिए, आप किस्मत अच्छी है शर्मा जी कि आप उस समाज में पैदा नहीं हुए जिस समाज को पानी के लिए भी हत्या झेलनी पड़ती है। मैं किस्मत को मानता नहीं, और ये बेकार के आप लक्की, बेकार के, अरे आप सुनिए तो सर, आप लक्की हैं। कोई हम नहीं चाहते ऐसा किसी के साथ हो। सोचिए, आज शेड्यूल कास्ट इस डर से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है कि अगर वो कहीं पानी पी ले तो कोई जातिवादी उसकी हत्या न कर दे। और आज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के सुनिए तो, मैं यही कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर के, इसलिए मैं कह रहा हूं, पर सब की पीड़ा कोई महिला बता सकती है। जाति पर बहस न कीजिए शर्मा जी। मैंने कब शुरू की जाति? जो सुनिए तो मैं कह रहा हूं, उसका जाति पर बहस मैंने शुरू की। आरक्षण का विरोध करना बड़ा आसान है। जाति का जो दंश है ना, जाति की जो पीड़ा है ना, जाति के नाम पर जो शोषण होता है ना सर, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी सवर्ण महिला से शादी भी कर ले ना, तो वो उस महिला के अंदर इतना जातिवाद का अहंकार होता है कि उसको शेड्यूल कास्ट समझती है, जबकि वर्ण व्यवस्था में वर्णित है ये। अगर कोई शेड्यूल कास्ट महिला की शादी हो जाए सवर्ण से, मेरे साथ, मैं बता रहा हूं, आई विटनेस हूं, मैंने दर्जनों हत्याएं देखी है जाति के नाम पर। JNU कैंपस में IMC है, मेरे एलुमनाई हूं मैं उसका। बीमारियां बता रहे हो, इस बीमारी का समाधान मैं दे रहा था, वो सुनना नहीं बता तो रहा हूं समाधान। इस देश में जिस दिन देखिए, अरे वो जिस दिन कैसे आएगा भैया, मैं वही आपको बता तो रहा हूं शर्मा जी। सुनिए, इस देश की सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी जो पीड़ित हैं, आदिवासी। ये देंगे, ये ब्राह्मण समाज को करना पड़ेगा। जैसे रनाडे, सुनिए तो, ये जो शोषण कर रहे हैं, ये आपको सत्ता देंगे। बता रहा हूं ना, इससे सत्ता मिल जाएगी। नहीं लड़े, ऐसा नहीं। सवर्ण समाज नहीं कर रहा हूं, सवर्ण समाज के लोग, सुनिए, सवर्ण समाज के लोग लड़े हैं। सुनिए, जैसे शिवाजी महाराज मुगलों से लड़े और अत्याचारी राजाओं से भी लड़े, ब्राह्मण राजाओं से, राजपूत राजाओं से। जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब 14-13 किताबें लिखी, 12 युद्ध लड़े। उन्होंने एक लड़ाई मुगलों से लड़ी, बाकी सारे यहाँ के राजा जो अत्याचारी थे उनसे लड़ा। लाला राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल, लालू यादव, ये सब आप राजनीति के आप नेता हैं सर। जैसे ही लालू यादव के आप खिलाफ बोलिएगा ना, मायावती, रामविलास के खिलाफ, वो लोग जिस समाज से, जिस पृष्ठभूमि से आए हैं ना, उस पृष्ठभूमि से राजनीति में आना तो दूर, टिकते नहीं है लोग। मैं वही कहना चाह रहा था, मैंने उनका विरोध में नहीं बोला, उनके तकलीफ का आप सुनते हैं ना। आपके पास मैंने कहा था ना, ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप उस परिवेश से और उस बैकग्राउंड से आते हो। मैंने ये कहा था कि ये जितने भी अच्छे नेता आए ना इस वंचित वर्ग से, लालू यादव को जो लोग भ्रष्टाचार, सुनिए ना, लालू यादव को जो सवर्ण समाज भ्रष्टाचारी, लालू यादव को जो सवर्ण समाज भ्रष्टाचारी कहता है ना, ऐसा है ना सर, संगठित रहने की बात कह रहे हैं ना, कमजोर की माँ। गलत कह रहा हूँ, यदि मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी संगठित रहिए, गलत कह रहा हूं। कमजोर का देवर बटे रहोगे तभी तो खेल जाते हैं वो आपके साथ। कमजोर का देवर जो होता है ना, वो भर गांव का देवर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में जिस समाज में SC ST के लोग हैं, जिसके पास एजुकेशन पढ़ने नहीं दिया गया, संपत्ति का अधिकार नहीं है, जिसको आजादी के 75 साल बाद आज भी संविधान लागू नहीं, सोचिए आज भी पानी पीने के लेकर हत्या हो रही है। गलत है ना, मैंने तो और सुनिए तो, NCRB के आंकड़े देखिए, सरकार ही जारी करती है। अरे यार, आप मुझसे क्या चाह रहे हो? एक तरफ आप मेरे को सरकार का वो प्रवक्ता बनाने, अरे सरकार नहीं, दूसरी तरफ जब मैं उसका विरोध करता हूं तो आपको देश में देखिए, मुझसे क्या चाह रहे हो आप? हाँ, चाह रहा हूं, बता रहा हूं। इस देश में नैसर्गिक न्याय पता है क्या होगा? मैं एक बात कहूंगा, आप एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। मैं आपकी बात का बुरा मानता तो आपके घर पे ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं इस देश में एक नेता है बाल ठाकरे, उनके पिताजी ने कहा था, तिलक के समय से सब कहानी चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि सवर्ण समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बीमारों को ठीक करे, अपने ही समाज में जाए और उनको समझाए कि आप जातिवाद छोड़ दीजिए, मनुवाद छोड़ दीजिए, ब्राह्मणवाद छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा क्या? मैं अरे आपकी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, हम लोग विचार कर रहे हैं। मैंने आपको ये कहा, मेरे जैसे और भी बहुत है जो इन कुरीतियों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन सुनिए, आप सोचो कि जादू की छड़ी निकले रातों रात कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। कैसे होगा? 2500 साल की बीमारी है ना, तो कम से कम 200-250 साल नहीं सर, ये 5 साल में ठीक हो जाएगी बीमारी। चलो आपकी बात। इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रधानमंत्री बन जाए, इस देश का संविधान इंप्लीमेंट कर दे, अरे सर, भूत की तरह लोग सुधर जाएंगे, जातिवादी, मनुवादी लोग। आपकी उसी दिशा में हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन आपने जो बोला उसी दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। चलिए, पूरी बातचीत लंबी हो गई, मैं फिर कह रहा हूं, हमें आपस में विचार विमर्श करना होगा।
इस देश में जब तक जातिवाद, मैं कह रहा हूं एक दिन में जातिवाद खत्म हो जाएगा, चाहे वो शहरी जातिवाद हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी का। जिस दिन इस तरह से ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जाति को लेकर डिस्कस करेंगे, हम इस बीमारी को जब तक डिस्कस नहीं करेंगे इसका इलाज संभव नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबार में जिस दिन जाति को लेकर डिस्कोर्स शुरू हो गया, इस देश से जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। शुक्रिया अनिल साहब, आप हमारे दफ्तर आए। सुनील शर्मा भारती जी, आप हमारे दफ्तर में फिर कह रहा हूं, आप जहां भी हैं मुंह खोलिए, चिल्लाइए, चिखिए, जातिवाद के खिलाफ बहस कीजिए, यही जातिवाद का अंत है। याद रखिएगा अंबेडकर जी ने जो कहा था, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। चलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।